नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दोस्तों। ठीक है, हमने दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आज करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दोस्तों। आपका बिहार एसएससी का दोस्तों बहुत जल्द एग्जाम डेट दे सकता है दोस्तों। आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों ऑनलाइन होगा। ठीक है दोस्तों, अभी से आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, हम दोस्तों टोटल आपको 75 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बिहार एसएससी में टोटल 75 सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने अभी तक कितना सवालों को सही किया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है दोस्तों। याद रखिएगा, तो वन का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट जो है दोस्तों ये रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव की पसलियां के साथ जुड़ी होती है दोस्तों। मानव की जो पसलियां होती है वो किसके साथ जुड़ी होती है, तो अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, मानव की पसलियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो मानव में पसलियों की संख्या दोस्तों 24 होती है। ठीक है, और मानव की जो पसलियां होती है वो अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। 3 नंबर सवाल है कि सुक्रोज नामक एंजाइम शकरा को किस में बदलती है दोस्तों। याद रखिएगा, 3 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलती है। ठीक है, सुक्रोज नामक जो एंजाइम होता है वो शकरा को किसमें बदलती है, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देती है, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 4 नंबर सवाल कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों। याद रखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया गया है वो 4 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइजक न्यूटन दोस्तों। सर आइजक न्यूटन का दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया है, 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चार्ल्स बेबेज दोस्तों, याद रखिएगा, कंप्यूटर का पिता दोस्तों किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते कर रहा है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन में दोस्तों जो उसका द्रव्यमान होता है दोस्तों कितना होता है, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले दोस्तों। इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों 9.1 होता है। ठीक है, 9.1 गुने 10 दोस्तों -31 होता है। 10 केजी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, केजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉन का दोस्तों द्रव्यमान। ठीक है, 9.1 गुने 10 केजी। न्यूट्रॉन का दोस्तों कितना होता है, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का जो होता है 1.6। ठीक है, 1.6 गुने 10 दोस्तों माइनस, ठीक है, याद रखिएगा, 10 -27 केजी दोस्तों होता है। ये दोस्तों दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों पॉइंट का अलग फर्क है। याद रखिएगा, पॉइंट के बाद जो संख्या आती है वो पॉइंट का अलग फर्क है। प्रोटॉन का दोस्तों और लगभग न्यूट्रॉन का दोस्तों सेम ही होता है। लेकिन अगर बात करेंगे दोस्तों इसका जो 5 का दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो सी हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3, उसके बाद दोस्तों 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 आएगा दोस्तों, उसके बाद 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप समझिएगा, प्रोटॉन का जो होता है दोस्तों और न्यूट्रॉन का लगभग सेम ही होता है, बस पॉइंट के बाद जो संख्या होती है वो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों 3, 2, 1 हो जाएगा, यानी 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 6 नंबर सवाल है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। याद रखिएगा, 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जल चक्र में है। ठीक है, यानी सौर विकिरण की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों जल चक्र में। चलिए अगला देते हैं 7 नंबर सवाल। तो 7 नंबर दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, अगर बात करें तो त्वचा कैंसर दोस्तों ए का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो परावैंगनिक किरण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी ए का 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बी का दोस्तों 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, डेसिबल। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेसिबल दोस्तों। वैश्विक तापमान दोस्तों सी का दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। और दोस्तों ओजोन छिद्र का क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके आप हिसाब से दोस्तों आप क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा दोस्तों, यानी कि ए का 2 दोस्तों, बी का 3 दोस्तों। ठीक है, सी का दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, 8 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 8 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यसद पुष्प, ठीक है, यानी कि फिलोसफर वुल्व कहलाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो 8 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, यानी कि ZNO दोस्तों। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, ZNO। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, 9 नंबर सवाल कह रहा है कि शुष्क सेल, ठीक है, शुष्क सेल यानी कि बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, तो 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग होता है। किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग होता है, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान कितना होगा दोस्तों। ठीक है,
यहाँ दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, किसी को भी डिग्री में फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फॉर्मूला होता है दोस्तों C/5, ठीक है। C/5 इक्वल टू, ठीक है, F-32, F-32 बटा, ठीक है दोस्तों, बटा 9 होता है। इस फॉर्मूले में दोस्तों आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों डिग्री जो फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, यानी कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान निकालना है दोस्तों। यहाँ पे एफ का दोस्तों 86 रख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, 10 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 30 डिग्री आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 30 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। ये आप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि डिग्री को दोस्तों, ठीक है, यानी कि फ़ारेनहाइट को दोस्तों सेल्सियस में निकालना है या फिर सेल्सियस को दोस्तों फ़ारेनहाइट में निकालना है, ये आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। C/5 इक्वल टू F-32/9, ठीक है। अगला दोस्तों 11 नंबर सवाल है कि लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है, ठीक है। तो 11 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है, ठीक है। लेजर का जो उपयोग होता है दोस्तों एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है, बल्कि होलोग्राफी में होता है, कैंसर चिकित्सा में होता है दोस्तों, CD, DVD, स्कैनर एवं प्रिंटर में होता है, ठीक है। 11 का डी हो जाएगा, एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है। अगला सवाल देखिए 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है दोस्तों? एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि नियोप्रीन क्या है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है, टेफ्लॉन दोस्तों, पॉलीस्टीरीन दोस्तों, पॉलीथीन, ये सब क्या है दोस्तों? एक थर्मोप्लास्टिक है। और नियोप्रीन जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। अगला है 13 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 13 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों। कौन बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ? तो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है दोस्तों? तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, सेरिब्रम में होती है। कहाँ होती है? सेरिब्रम। यानी मानव के मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता होती है कहाँ होती है? सेरिब्रम में होती है। अगला है 15 नंबर कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, शकरकंद का, ठीक है दोस्तों। यानी निम्नलिखित पादपों में से किसका? तो शकरकंद का जो दोस्तों संग्रह अंग तना नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है दोस्तों, ठीक है। तो 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटिनॉल। याद रखिएगा, रेटिनॉल दोस्तों किसका रासायनिक नाम होता है? ये विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कि 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 17 नंबर कि पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होती है दोस्तों? 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका से, ठीक है। यानी पुष्प के किस भाग से? तो वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका से केसर प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 18 नंबर सवाल देखिए, ठीक है दोस्तों। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो 18 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्राणु वाहिनी, ठीक है। कौन सा अंग? तो शुक्राणु वाहिनी जो है ये मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक यसद पुष्प कहलाता है दोस्तों? यसद पुष्प कहलाता है कौन सा? तो 19 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड दोस्तों क्या कहलाता है? ये यसद पुष्प कहलाता है दोस्तों। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, किसका है दोस्तों? तो 20 का अगर बात करते हैं तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्मीय प्रदूषण, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है उष्मीय प्रदूषण का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, ठीक है। तो 21 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बात करेंगे तो बी और सी दोनों दोस्तों, हाइड्रोजन साइनाइड दोस्तों और हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि बी प्लस सी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है, तो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी बी प्लस सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 22 नंबर। 22 है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक केमिकल है, ठीक है, यानी कि रासायनिक है दोस्तों, कौन सा है? तो 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, ग्लिसरॉल
ट्राइनाइट्रेट, ठीक है, याद रखिएगा। यानी दोस्तों डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो रासायनिक है वो ग्लाइसरेल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। अच्छा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो अल्फ्रेड नोबल ने, जिनके याद में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 23 नंबर कि बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों? तो बच्चे को जन्म लेने के बाद जो टीका लगाया जाता है, अगर बात करते हैं तो वो लगाया जाता है दोस्तों बी, हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है, यानी कि हेपेटाइटिस बी, ठीक है दोस्तों। यानी बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा। तो चेचक के टीके की खोज किया था दोस्तों एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए 24 नंबर सवाल है कि अति चालक का लक्षण है, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शून्य पारगम्यता, ठीक है। शून्य पारगम्यता जो है दोस्तों ये अति चालक का लक्षण है, यानी कि सी हो जाएगा 24 का। अगला है 25, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा कैडमियम, ठीक है। कैडमियम जो है ये परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि बात करेंगे थोरियम दोस्तों, यूरेनियम दोस्तों, प्लूटोनियम, ये सब क्या है दोस्तों? परमाणु ईंधन की श्रेणी में आता है। कैडमियम जो है ये परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 26 नंबर सवाल 26 है कि वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है दोस्तों, ठीक है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीर्घ निकाय में है, ठीक है। यानी कि वज्जी संघ का जो वर्णन किया गया है ये किस पुस्तक में किया गया दोस्तों? दीर्घ निकाय में किया गया है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है दोस्तों? याद रखिएगा। तो जोते प्रमाण जो मिला ये कालीबंगा से मिला दोस्तों। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में दोस्तों कालीबंगन स्थित है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं बनावली कहाँ स्थित है दोस्तों? बनावली हरियाणा में है। लोथल दोस्तों गुजरात है में है। लोथल क्या है दोस्तों? ये बंदरगाह है, ठीक है, याद रखिएगा। मेन रूप से कालीबंगा दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है? तो घरघर नदी किनारे स्थित है दोस्तों। लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता जो माना जाता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है, ठीक है, वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता ये दोस्तों मेन रूप से सिंधु घाटी घाटी सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों 28 नंबर सवाल है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 28 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/6 भाग था, ठीक है, 1/6 भाग था दोस्तों गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 29 नंबर कि कालाशोक कौन से वंश के शासक थे, ठीक है। तो 29 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिशुनाग वंश के शासक थे, ठीक है दोस्तों। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? शिशुनाग जो था वो शिशुनाग वंश का संस्थापक था, ठीक है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? महापद्मनंद जो थे ये नंद वंश के संस्थापक थे, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर सवाल देखिए 30 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, देखिएगा यहाँ पे 30 नंबर सवाल है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी दोस्तों? याद रखिएगा। तो 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंगेर किया था, ठीक है, याद रखिएगा। मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी है वो मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है 31 नंबर सवाल देखिए 31 है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो दोस्तों 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? 1707 में हुआ था, याद रखिएगा। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर भी कहा जाता है, ठीक है। तो मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। अगला है 32 नंबर कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी दोस्तों, ठीक है। तो स्वराज दल की जो स्थापना बिहार में किए थे दोस्तों श्री कृष्ण सिंह किए थे। कौन किए थे? श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह। और बिहार में, ठीक है, स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह किए थे दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको अगर बात करेंगे कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह को ही बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 33 नंबर सवाल 33 है कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब ए खुदाई कहा था, ठीक है। तो 33 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलबन ने कहा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में किस सुल्तान ने? तो बलबन ने स्वयं को नायाब ए खुदाई कहा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा 34
कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों, ये 1914 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1914 से लेकर दोस्तों 1918 तक ये युद्ध चला था दोस्तों, 4 साल तक ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। इसमें टोटल दोस्तों 36 देश भाग लिया था। कितना देश? 36 देश दोस्तों भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों। और द्वितीय विश्व जो हुआ था दोस्तों, ये 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया था, ठीक है। यानी 6 साल तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय विश्व के दौरान दोस्तों 61 देश भाग लिए थे। कितना देश? 61 देश भाग लिए थे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों अमेरिका ने दोस्तों जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पे दोस्तों परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945, और एक दोस्तों 9 अगस्त 1945। लिटिल बॉय दोस्तों और फैट मैन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 35 नंबर कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो आत्मीय सभा की जो स्थापना किया गया था दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने किए थे। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय को दोस्तों राजा की उपाधि किसने दिया था, याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दोस्तों अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। अकबर द्वितीय, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर द्वितीय जो था वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि राजा राम मोहन दोस्तों ब्राह्मण समाज की भी स्थापना किए थे दोस्तों 1828 में, याद रखिएगा। 1828 में दोस्तों ब्राह्मण समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय ही किए थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि सती प्रथा को जो प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से दोस्तों 1829 में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 36 नंबर कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 36 का दोस्तों अगर बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो थे ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी के बारे में दोस्तों अगर बात करते हैं, अगर बात करें दोस्तों कि व्यक्तिगत संविधान किसने दिया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने। अगर 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच, ठीक है, वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चलाई गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा 37 नंबर। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा दोस्तों, ठीक है। तो किसने कहा था? 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मैं समाजवादी मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यहाँ दोस्तों समाजवादी होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, ठीक है। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने ही कहे थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 38 नंबर है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है उसका उल्लेख किसमें है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के में है, ठीक है। यानी राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है अनुच्छेद 243 के में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 39 नंबर सवाल। 39 है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कितनी भी बार भी हो सकता है। इसका दोस्तों कोई लिमिट नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है। यानी भारत का राष्ट्रपति जो है कितनी बार भी पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 40 नंबर। ये तो राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख किया गया दोस्तों आर्टिकल 52 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आर्टिकल 52 दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका शपथ जो दिलाया जाता है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 60 के तहत दोस्तों इनको शपथ दिलाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके द्वारा दोस्तों? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति को, ठीक है। और राष्ट्रपति दोस्तों अपना जो त्यागपत्र सौंपता है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों। राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला दोस्तों राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं दोस्तों कौन दिलाता है? अभी हम बताए थे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अटॉर्नी जनरल दोस्तों एजी, ठीक है, यानी कि अगर बात करेंगे अटॉर्नी जनरल दोस्तों एजी की, ठीक है, ये दोस्तों कैग होता है सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसका दोस्तों उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया कैग का, ठीक है। अगला दोस्तों 41 है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों, ठीक है। तो 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 42 नंबर। देखिए दोस्तों 42 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि लोकतंत्रात्मक, ठीक है, लोकतंत्रात्मक शासन सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है दोस्तों? तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी दोस्तों, जैसे कि शिक्षित जनता, आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। खास करके लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए
शिक्षित जनता होनी चाहिए दोस्तों, आर्थिक समानता भी होनी चाहिए और नागरिक स्वतंत्र होना चाहिए दोस्तों। अगला है 43 नंबर कि भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में है दोस्तों। अगर बात करते हैं तो 43 का ऑप्शन नंबर ए है, 19 ए में है। ठीक है, देखिए भारतीय जो संविधान है दोस्तों ये प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में दोस्तों, ये अनुच्छेद 19 ए में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 44 नंबर, देखिएगा 44 नंबर सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो 44 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 73वां संविधान संशोधन दोस्तों जो 1992 में हुआ था, तो पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों पंचायती राज लागू कहाँ किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान के नागौर में दोस्तों पंचायती राज लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को दोस्तों पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला है 45 नंबर कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। ठीक है, यानी 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा दोस्तों मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 46 नंबर सवाल, देखिए 46 है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। ठीक है, तो 46 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सूर्य है दोस्तों। ठीक है, सूर्य जो है ये सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी अगर बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा वाहन दोस्तों किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कहा जाता है शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का तारा, भोर का तारा दोस्तों, सांझ का तारा, वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। ठीक है, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 47 नंबर कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर है दोस्तों 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को दोस्तों दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा 48 नंबर सवाल है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा दोस्तों 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंचनजंगा की है दोस्तों। कौन है कंचनजंगा दोस्तों, जो कहाँ स्थित है, किस राज्य में है दोस्तों, सिक्किम में है। ठीक है, तो भारतीय हिमालय क्षेत्र जो सबसे ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा दोस्तों जो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगली बात है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 8,611 मीटर, 8,611 मीटर दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गॉडविन ऑस्टिन जो है, ठीक है, जिसको दोस्तों केटू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, केटू, गॉडविन ऑस्टिन। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8,848 मीटर दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 8,848 मीटर ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, और कंचनजंगा दोस्तों किस राज्य में है, सिक्किम में है। ठीक है, अगला है 49 नंबर की बिहार में 2001-2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी थी दोस्तों। ठीक है, तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25.4% था। कितना था, 25.4%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 50 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों। ठीक है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों वो ग्रीनलैंड है। कौन है, ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। ठीक है, अच्छा बोर्नियो द्वीप दोस्तों किस महासागर में है, सॉरी दोस्तों अगर बात करते हैं ये दोस्तों बोर्नियो द्वीप जो है ये मेन रूप से किस देश में है दोस्तों, ये है दोस्तों इंडोनेशिया में। ठीक है, बोर्नियो द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में है दोस्तों, और इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वो दोस्तों पानी में डूबने वाला है, जिसकी वजह से दोस्तों इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता दोस्तों, इंडोनेशिया राजधानी बोर्नियो द्वीप पर दोस्तों शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया राजधानी जो वर्तमान में जकार्ता है, लेकिन जकार्ता क्या हो जाएगा दोस्तों, डूब जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ जकार्ता का दोस्तों क्या करेगा, बोर्नियो द्वीप पर इंडोनेशिया राजधानी दोस्तों शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, मेडागास्कर कहाँ है दोस्तों, ये हिंद महासागर में है मेडागास्कर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, ग्रीनलैंड। अगला है 51 नंबर कि तमिलनाडु में जोड़ों में, ठीक है दोस्तों, जाड़ों में, यहाँ पे दोस्तों जाड़ों होना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए, जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। ठीक है, तो तमिलनाडु में जाड़ों में यानी कि ठंड के दिनों में वर्षा क्यों होती है दोस्तों, तो 51 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व मानसून से होती है। किससे होती है, उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। ठीक है, अगला दोस्तों 52 नंबर सवाल है कि विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों। ठीक है, तो विश्व में जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुपीरियर झील है। कौन सा है दोस्तों, सुपीरियर झील जो है ये विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है।
अगर बात करते हैं दोस्तों विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो विक्टोरिया झील से दोस्तों नील नदी निकलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि वुलर झील दोस्तों किस राज्य में है, तो वुलर झील दोस्तों ये, अगर बात करते हैं दोस्तों वुलर झील, ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा 53 नंबर, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया दोस्तों, ठीक है। तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस राघवन समिति, ठीक है, यानी किस समिति ने, तो एस राघवन समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला सवाल देखिएगा 54 नंबर सवाल देखिए, ठीक है, देखिए 54 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है दोस्तों, ठीक है। तो 54 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसएनएसओ समिति, ठीक है, यानी गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन, तो एनएसएसओ जो सर्वेक्षण करता है खास करके गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था दोस्तों। ये योजना आयोग की जगह पे आया था नीति आयोग, और योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 15 मार्च 1950 में हुआ था, ठीक है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1949 में किया गया था दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 55 नंबर सवाल है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है दोस्तों, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है, ठीक है। वातावरण जो मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 56 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो 56 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मेन रूप से डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, यानी निम्नलिखित में से अधिक जो जैव विविधता है कहाँ पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। अच्छा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, तो 22 मई को दोस्तों, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने क्या कर रहा है, 57 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, 57 नंबर सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है दोस्तों, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो शामिल होता है दोस्तों वो कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश शामिल होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 58 नंबर सवाल देखिए, 58 नंबर सवाल है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो पारिस्थितिकी जो विज्ञान केंद्र स्थित है ये बेंगलुरु में है, कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु, ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। अगला 59 नंबर की वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है दोस्तों, तो वातावरण जो मुख्य रूप से गर्म होता है वो दोस्तों दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है, ठीक है। फिर से दोस्तों सवाल रिपीट हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा 60 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, 60 नंबर सवाल है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है दोस्तों, तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, घटती है, क्या होती है, घटती है, ठीक है। अगला दोस्तों 61 नंबर कि यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों ए हो जाएगा, स्पेन और फ्रांस को अलग करती है, ठीक है। देखिए दोस्तों स्पेन की राजधानी मैड्रिड होता है और फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस होता है। तो ये दोनों जो देश है दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और यूरोप में जो पिरेनीज जो पर्वत श्रृंखला है वो स्पेन और फ्रांस को दोस्तों अलग करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों, बर्लिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्तों, लिस्बन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 62 नंबर, 62 है कि चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था दोस्तों, देखिए सब जानते हैं दोस्तों पहला आदमी कौन था, नील आर्मस्ट्रांग थे, लेकिन दूसरा आदमी कौन था दोस्तों, तो 62 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडवर्ड बज, ठीक है, एल्ड्रिन थे, कौन थे, एल्ड्रिन, ठीक है, एडवर्ड बज एल्ड्रिन जो थे ये चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी था दोस्तों। नील आर्मस्ट्रांग का कौन थे दोस्तों, प्रथम आदमी थे, ठीक है, प्रथम व्यक्ति थे। अगला है 63 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे वाकपट्टू वक्ता कहा जाता है, ठीक है। तो 63 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को वाकपट्टू वक्ता कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 64 नंबर, 64 है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, ठीक है। तो 64 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेहर मूसा थी, मेहर जो मूसा थी ये अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 65 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 65 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों 65 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, होमी जे भाभा को कहा जाता है, होमी जे भाभा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
सीवी रमन दोस्तों, ये इनको 1930 में दोस्तों याद रखिएगा, 1930 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों, रमन प्रभाव के खोज के लिए दोस्तों, ठीक है। इन्हीं के दोस्तों मिला था दोस्तों। 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है खास करके, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 66 नंबर की, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया जाएगा, ठीक है। तो 66 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में किया जाएगा, ठीक है। भारत जो पहला पनडुब्बी पर्यटन है वो किस राज्य में शुरू किया जाएगा दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 67 नंबर यानी कि 67 नंबर सवाल देखिए। 67 जो कह रहा है आपके सामने कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों तहरीक हुर्रियत दोस्तों इस पे प्रतिबंध लगाया था, जमात इस्लामी दोस्तों इस पे भी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट दोस्तों इस पे भी, और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, यानी चारों पर दोस्तों क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था दोस्तों, चारों पर दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें मेन रूप से डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। 1 2 3 4 चारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। अगले दोस्तों 68 नंबर सवाल है कि रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो 68 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, IRCON आयरकॉन और RITES लिमिटेड, ठीक है। दोनों पर दोस्तों क्या दिया गया है दोस्तों, नवरत्न का दर्जा दिया गया है खास करके, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 69 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने दोस्तों, क्या कह रहा है देखिए कि हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी दोस्तों। 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में। कहाँ होगा दोस्तों, बिहार, ठीक है। अगला 70 नंबर की, वर्ष 2030 फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। जो विश्व जो फीफा होगा दोस्तों, ठीक है, 2030 में वो कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। देश नहीं पूछ रहे यहाँ पे बल्कि महाद्वीप पूछ रहा है। तो 70 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, 3 महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7। 3 महाद्वीप में क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा दोस्तों फीफा विश्व कप 2030। अगला 71 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो 71 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नंदिनी दास को दिया गया है, ठीक है। यानी किस व्यक्ति को, तो नंदिनी दास को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखिए 72 नंबर, 72 कह रहा है कि मिशन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR जांच पूरी करना है। तो 72 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार है दोस्तों। कौन है, बिहार। बिहार में ये लागू किया गया है। अगला सवाल देखिए दोस्तों 73 नंबर कि वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों। तो 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 107 पदक जीते हैं। यानी 2023 के जो एशियाई खेल हुआ था तो भारत ने टोटल 107 पदक जीते थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ठीक है, देखिए दोस्तों 74 नंबर सवाल, ठीक है। 74 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है आपके सामने। 74 है कि वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। 74 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लॉडिया गोल्डिन को सम्मानित किया गया है, ठीक है। 2023 के जो नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, क्लॉडिया गोल्डिन को। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, 75 नंबर सवाल देखिए। 75 नंबर सवाल कह रहा है कि ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया था दोस्तों, शुरू किया गया था दोस्तों। 75 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इजराइल के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन जो आयरन स्क्वाड है ये मेन रूप से इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था। इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों, जेरूसलम। यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कीव है, ठीक है। याद रखिएगा वर्तमान में दोस्तों अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है दोस्तों। रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को और अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन DC, ठीक है। चलो दोस्तों हमने टोटल 75 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।